नमस्कार दोस्तों, डिग्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लास आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो पशु परीक्षक भर्ती के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। एक राजस्थान का नवीन भूगोल बनकर तैयार हो गया है। क्यों हो गया नवीन भूगोल, हम क्यों नाम ले रहे हैं नवीन भूगोल का बार बार, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं कि राजस्थान में पहले कितने जिले थे और वर्तमान में तो क्या हो गया, राजस्थान में जिले ही जिले हो गए हैं, बारिश ही हो गई है जिलों की। तो कितने जिले, 50 जिले। और संभागों की बात करें तो कितने संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए। हमने राजस्थान के संभागों के बारे में चर्चा कर ली है। संभाग मैंने इसलिए आपको पहले पढ़ाए थे कि आप में जब भौतिक प्रदेश पढ़ाने आपको क्लास लेने के लिए आऊं तो आपको क्या होने चाहिए, जिला याद होने चाहिए। और उससे पहले मैंने करवा दिया राजस्थान का स्थिति और विस्तार का टॉपिक जो है मैंने है वो आपको कंप्लीट करवा दिया है कि राजस्थान की सीमा पर लगने वाले राज्य कितने हैं। तो राज्य तो वो को वो ही रहेंगे, 5 ही राज्य रहेंगे, पहले भी 5 ही लगते थे। और सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती थी, पहले भी पाकिस्तान की लगती थी, वर्तमान में पाकिस्तान की लगेगी, और किसी की तो ये तो है नहीं कि चीन वहीं से आखिर यहीं पे सीमा लगाने लग जाएगा। तो उसमें तो कोई फेरबदल नहीं हुआ है। परंतु क्या हुआ था, फेरबदल हुआ था हमारे राजस्थान में। राजस्थान में तो एक भूकाल आ गया था, भूकाल आने के कारण क्या हो गया, फेरबदल हो गया। फेरबदल हुआ तो सीमाओं में भी तो क्या हुआ है, फेरबदल हुआ है। जैसे पाकिस्तान के पहले 4 ही जिले सीमा बनाते थे, वर्तमान में 5 बनाने लग गए हैं, 6 बनाने लग गए हैं। इस प्रकार से होता है। जैसे पहले हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते थे, वर्तमान में 8 बनाने लग गए हैं। पहले राजस्थान में मध्यवर्ती जिलों की संख्या बहुत कम थी, वर्तमान में तो बहुत ज्यादा है। तो ये हमने विस्तार पूर्वक पीछे के बारे में अध्ययन कर लिया, तो उसके बारे में वापस बार बार में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे राजस्थान का कौन से अक्षांश से कौन से देशांतर के मध्य स्थित है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। जैसे 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की एशिया में स्थिति देख ली थी हमने, इसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। राजस्थान मोटा ज्यादा होने के कारण इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, 869 किलोमीटर चौड़ाई है, 826 किलोमीटर लंबाई है। इसमें अंतर देख लिया था 43 किलोमीटर का अंतर है। इसके बारे में हमने बाद में चर्चा कर ली थी। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा राजस्थान की कहीं से गुजरती है, सूर्य की किरण कहाँ से कहाँ क्या पड़ती है, इनके बारे में हमने क्या कर लिया, सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। जैसे सूर्य की किरण सर्वाधिक तिरछी पूछे तो गंगानगर में पड़ती है, सर्वाधिक सीधी पूछे तो कर्क रेखा, किस कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, तो वहीं पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। ये आप पीछे के कक्षाओं में जाकर आप देख सकते हो। तो आज हम आपके लिए एकदम नवीन फ्रेश टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बात करेंगे, ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को जलवायु, वर्षा और धरातल के आधार पर, तो इधर इधर लिख लो आप, राजस्थान को जलवायु, वर्षा व धरातल के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 4 भौतिक प्रदेशों के हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर हम नक्शे में नोट करेंगे कि कहां कहां कौन सा भौतिक प्रदेश है। तो बात करते हैं पश्चिमी थार का मरुस्थल। ये कौन सा प्रदेश हो गया, पहला भौतिक प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम भी आ सकता है, पश्चिमी थार का मरुस्थल भी नाम आ सकता है दोस्तों। एक बात करते हैं मध्य अरावली, दूसरा क्या होता है, मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश, दूसरा प्रदेश कौन सा है दोस्तों, मध्य अरावली प्रदेश है। तीसरा प्रदेश की बात करते हैं, जो क्या है, तीसरा प्रदेश पूर्व में स्थित होने के कारण मध्य अरावली यहाँ कहां से गई है, मध्य से गई है राजस्थान के। तो तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी यहीं पे क्या है, चंबल नदी बहती है, इसके बाद में बाणगंगा नदी बहती है, और कौन सी नदी बहती है, और जो नदियां बहती है, इसके कारण इसे क्या बोल दिया, मैदानी प्रदेश बोल दिया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं चौथा हार्ड दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और क्या इसे दूसरा नाम क्या, हाड़ौती प्रदेश। सबसे कम दोस्तों आपको बदलाव मिलेगा किसमें, हाड़ौती प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा परिवर्तन थार के मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली प्रदेशों में देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये प्रदेशों में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस आ गया है। इसमें पहले जैसे 12 जिले हुआ करते थे, तो वर्तमान में थार के मरुस्थल में 20 जिले शामिल हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को लिए मिलेगा। अब बात करते हैं सर कि इस नक्शे में किस किस प्रकार से ये भौतिक प्रदेश है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, यहीं से लेकर यहीं से तक ये तो आ गया आपका थार का मरुस्थल जो 61% भाग पे जो राजस्थान के कवर कर रखा है। इसके बाद में आता है मध्य अरावली प्रदेश, नाम से पता चल रहा है ये मध्य में है। यह क्या आ गया, मध्य अरावली प्रदेश। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये जो एरिया है बच गया, ये किसका आ गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में जैसे प्रमुख नदियां पूछे तो एक तो चंबल नदी वैसे हाड़ौती में भी जाती है और पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी जाती है। तो एक तो हो गई चंबल नदी और एक हो गई बाणगंगा नदी, और एक चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, बनास नदी। वो कहाँ बहती है, पूर्णतः पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती है, इसलिए सबसे उपजाऊ प्रदेश भी माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और उनके नाम ये हैं। और अब हम इसका सविस्तार पूर्वक अध्ययन किसका करेंगे, पहले थार के मरुस्थल का सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप नोट करके लिखो थार का मरुस्थल। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थार का मरुस्थल ऊपर से ही करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश कौन सा भौतिक प्रदेश है, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के बारे में पहले तो हम सामान्य चर्चा करेंगे कि थार का मरुस्थल किसका विशेष है, इसे क्या क्या नामों से जाना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो थार का मरुस्थल, पहले बात तो ये 33 सागर का अवशेष है, यह 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहां खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, यहां खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे दोस्तों जोधपुर में हुआ, नागौर में हुआ, बाड़मेर में हुआ, वहीं पे नागौर में हुआ, ये यहीं पे क्या है, खारे पानी की झीलें ज्यादा है। तो 33 सागर होने के कारण ये यहाँ किस प्रकार की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसे सबसे युवा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, इसे सबसे युवा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहीं पर यह सबसे धनी मरुस्थल है, यह सबसे धनी मरुस्थल है। ये सबसे धनी मरुस्थल है क्यों, इसका भी तो कोई रीजन होगा, क्यों कह दिया ऐसे। ये सब विश्व में सबसे धनी मरुस्थलों में से एक में हमने इसकी चर्चा की है। तो क्यों की है, क्योंकि यहीं पे क्या पाए जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। इस मरुस्थल
विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बात है इसमें कि इसे धनी मरुस्थल क्यों कहा? क्योंकि इस मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जनघनत्व पाया जाता है। आगे बात करते हैं, इस मरुस्थल में विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। इसमें विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? थार के मरुस्थल में। तो सर्वाधिक जैव विविधता किस मरुस्थल में पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व में और भी मरुस्थल है, जैसे सहारा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, अफ्रीका में मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस मरुस्थल में पाई जाती है? हमारे थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। एक लाइन नोट करो, इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। शक्ति ग्रह कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? वो क्वेश्चन किया करो, जिके याद होगा आपको समझ कर याद करो। विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। आप क्वेश्चन करो सर क्यों कहा जाता है विश्व का शक्ति ग्रह? क्योंकि इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें किस किस प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं? परंपरागत और गैर परंपरागत। इनमें मरुस्थल होने के कारण बात करते हैं इसकी जलवायु कैसी है, और बात करते हैं इसमें गर्मियों में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो इसकी थार के मरुस्थल की जलवायु बात कर लेते हैं। जलवायु किस प्रकार की है? तो शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की क्या है? यहीं पे क्या है? जलवायु पाई जाती है। और वायुदाब क्या पाया जाता है? निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो मरुस्थल में लिखो, मरुस्थल में निम्न वायुदाब पाया जाता है। ये भूगोल की दृष्टि से मोस्ट है। निम्न वायुदाब पाया जाता है। वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक यहीं पे क्या होती है? वर्षा होती है। बात कर लेते हैं वर्षा कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर तक। तो ये हमने थोड़ी थार के मरुस्थल के बारे में बात की है। अब बात करेंगे कि हम इसका विस्तार भारत में कहाँ है, कौन कौन से राज्य में इसका भारत में इसका विस्तार है, ये भारत में कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। फिर बात आएगी राजस्थान की बात करेंगे तो हम इसका सही विस्तार और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम इसका रिवाइज करते हैं। थार का मरुस्थल पहला भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। इसके बारे में हम पहले बाहर की ओर से चर्चा कर रहे हैं कि मरुस्थल का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ। तो इसे 33 सागर का क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। अफ्रीका के ग्रेट बैरियर रीफ के समान इसे माना जाता है। तो दोस्तों खारे पानी की 33 सागर के अवशेष होने के कारण इसे खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसे विश्व का सबसे युवा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल में निम्न वायुदाब का क्या पाया जाता है? केंद्र पाया जाता है। यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थलों में से एक है। इस मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व पूछ लिया जाए कि कहां पाया जाता है, तो थार के मरुस्थल में पाया जाता है। बात करते हैं इसमें विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता
कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती है, विश्व के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थार के मरुस्थल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु शुष्क व अशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों आगे हम थार के मरुस्थल के बारे में और क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में, अब आते हैं भारत के संदर्भ में। इतनी देर तो थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत में इसकी क्या स्थिति है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पे, किस राज्यों में फैला हुआ है, उसके बाद में हम आएंगे राजस्थान पे। तो यह भारत के 61% भाग पे फैला है। यह भारत के 61.32% भाग पे क्या, या 62% भाग भी बोल सकते हैं। यह भारत के 62% भाग पर फैला है। ठीक है दोस्तों, क्या फैला है? थार का मरुस्थल। बाकी और बचा हुआ मरुस्थल कहाँ है? विश्व में है, पाकिस्तान में, उसके बारे में ये क्या है? स्थित है। दोस्तों बात करते हैं, यह भारत के 4 राज्यों में फैला है। 4 राज्यों में फैला है। कहां कौन कौन से राज्य हैं? देखो दोस्तों, एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा हो गया राजस्थान, और चौथा हो गया दोस्तों कौन सा? गुजरात। एक बात करते हैं राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है? 61.11% भाग पे थार के मरुस्थल का क्या है? विस्तार है। तो यहीं पे नोट लगाकर लिखो, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार 61.11% भाग पर फैला है। दोस्तों यहीं पर ही बात कर लेता हूं। इसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। मतलब राजस्थान में 100% जनसंख्या, उसमें से 40% जनसंख्या किस पर निवास करती है? थार के मरुस्थल पे निवास करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कहां से कहां तक, किस ओर से किस ओर तक है, ये बारे में बात हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का विस्तार उत्तर पश्चिम से, मरुस्थल का विस्तार लिखो दोस्तों, मरुस्थल का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर लंबा, 640 किलोमीटर लंबा तथा पश्चिम से पूर्व की ओर, बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चौड़ा है? ये 300 किलोमीटर चौड़ा है। तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, कितने किलोमीटर चौड़ा है? 300 किलोमीटर चौड़ा। जैसे बात करते हैं ये थार का मरुस्थल है, तो इधर से इधर की बात करें तो कितना है? 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर। और बात करते हैं इधर से इधर पश्चिम से पूर्व की ओर के बारे में बात करते हैं, तो ये पर कितना किलोमीटर है? ये 300 किलोमीटर है। दोस्तों आप यदि अध्ययन कर रहे हो ना, तो मैप आप साथ में लेकर रखा करो कि कौन से जिले, आगे बात करेंगे हम कि राजस्थान के कौन से जिले थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने बात की है, ये यहीं से यहीं तक बता दिया। आप भी मैप में नोट किया करो साथ साथ कि इधर से इधर सर ने क्या होता है? 640 किलोमीटर लंबा बताया। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर कितना चौड़ा है थार का मरुस्थल? तो 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार ये आप यदि नक्शे में नोट करते रहोगे ना साथ साथ, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा फिर
बार बार में इसको रटने की भी आवश्यकता कभी भी ज्योग्राफी होता है ना, वो रटने के लिए नहीं होती है, समझने के लिए होती है, उसको समझ समझ कर याद किया करो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस पे इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। थार के मरुस्थल का ढाल किस ओर है, तो थार के मरुस्थल का ढाल लिखो नीचे, थार के मरुस्थल का ढाल ये क्वेश्चन दोस्तों अभी पटवारी में आया था कि थार के मरुस्थल का ढाल कहां से कहां तक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से मतलब यहीं पे ये दिशा कौन सी हो गई, देखो दोस्तों आपको दिशा का पता होगा, ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व में आता है, तो उत्तर पूर्व से इधर से, और इधर क्या है, थार के मरुस्थल की क्या है, ढाल है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये क्वेश्चन किस में आया था, अभी पटवारी में आया था, वर्तमान में ही पीछे जो पेपर हुआ उसमें, कि थार के मरुस्थल का ढाल किस ओर है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसी का अपोजिट एक क्वेश्चन आया था ग्राम सेवक में और सेकंड ग्रेड में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल का विस्तार किस ओर बढ़ रहा है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार नीचे लिखो, यहीं पे लिख लो, थार के मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये दोस्तों क्या था, थार के मरुस्थल का विस्तार के बारे में बात हो गई कि थार का मरुस्थल राजस्थान में किस ओर, यहीं पर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या बढ़ रहा है, थार का मरुस्थल धीरे धीरे, रेंग बोलते हैं जैसे रेंग, रेगिस्तान का मार्च आगे आएगा, इसमें भौतिक प्रदेश में रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। तो रेगिस्तान किधर की ओर मार्च कर रहा है, अरावली पर्वत की ओर। आगे अरावली पर्वत आ गया, नहीं तो संपूर्ण राजस्थान क्या बन जाता, थार का मरुस्थल ही बन जाता, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके बीच में क्या हुई है, एक बाधा का काम कर रही है, एक दीवार का काम कर रही है, इसके कारण क्या नहीं हो रहा, थार का आगे की ओर विस्तार नहीं हो रहा है। नहीं तो अवनलिका अपर्दन होता, हवा के कारण अपर्दन होता ना, तो पूरा राजस्थान क्या बन जाता, थार का मरुस्थल बन जाता। तो याद रखना, थार के मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। एक बार हम रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। थार के मरुस्थल भारत के कितने प्रतिशत भाग पे है, 62% भाग पे फैला हुआ है। बात करते हैं राजस्थान, भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों में फैला हुआ है। बात करते हैं हम तो हमारे राजस्थान की, हमारे राजस्थान में थार का मरुस्थल टोटल 100% होता है, उसमें 61.11% भाग पे क्या है, थार का मरुस्थल है। इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40% जनसंख्या हमारे थार के मरुस्थल में क्या करती है, निवास करती है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। थार के मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर लंबा है, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान का 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं थार के मरुस्थल का ढाल किस ओर है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर थार के मरुस्थल का ढाल है। और बात करते हैं थार के मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर थार के मरुस्थल का क्या है, विस्तार है। तो रटना नहीं है, याद करना है नक्शे के अंतर्गत। आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं थार का पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे है, 61.11%। 61.11%। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या 40% निवास करती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यह है कि राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, तो लिख लो, यह राजस्थान के 2/3% भाग पर या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। कौन फैला है, थार का मरुस्थल। दोस्तों बात करते हैं आगे, थार के मरुस्थल में जिले, कौन कौन से जिले थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, तो नोट लगाकर लिखो,
पहले थार के मरुस्थल में, पहले थार के मरुस्थल में 12 जिले आते थे, 12 जिले आते थे। वर्तमान में 20 जिले आते हैं, 20 जिले आते हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, पहले का पूछे तो भी आप बिंदास रहो, वो तो याद ही आपको कि पहले कितने जिले आते थे, 12 जिले आते थे, और वर्तमान में कितने जिले आते हैं, 20 जिले आते हैं। अब आप घबराओ नहीं, सर कैसे याद होगा 20 जिले, अरे 12 तो याद है ना आपको, फिर उससे तोड़े गए वो जिले और लिख लेंगे, तो पहले तो 12 जिले लिखने का काम करो। तो उत्तर से देखो गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, पांचवा सीकर, छठा बीकानेर, सातवां कौन सा जिला, बीकानेर के बाद में आगे जोधपुर, जोधपुर के आगे नागौर, 8वां जिला नागौर, इसके बाद में 10वां जिला पाली, फिर 11वां जिला बाड़मेर, और इसके बाद में बात करते हैं हम 11वां जिला जैसलमेर, और इसके बाद में 12वां जिले की बात करते हैं तो जालोर। 12 जिले तो आपके कंप्लीट याद है, ये तो पहले भी थे, इसमें तो सोच के साथ करने की जरूरी नहीं है। तो देखो एक जिला किससे तोड़ा गया, गंगानगर से। कौन सा जिला तोड़ा गया, अनूपगढ़, तो वो थार के मरुस्थल में आएगा अनूपगढ़। आपको ऐसे रोने की आवश्यकता नहीं है कि सर जिले बहुत हो गए, याद ही नहीं होंगे, अरे क्यों नहीं होंगे, पहले तो याद है ना आपको, तो फिर क्यों डर रहे हो इतना जियोग्राफी से। गंगानगर से तोड़ दिया अनूपगढ़, जोधपुर से कितने तोड़े, 3 तोड़े थे, तो जोधपुर एक तो खुद हो गया, एक जोधपुर ग्रामीण कर लो, चाहे जोधपुर शहरी मान लो चाहे ग्रामीण मान लो, इससे शहरी मान लो तो इसे ग्रामीण मान लो, तो 14 जोधपुर ग्रामीण, एक तो ये तोड़ दिया गया जोधपुर से। एक जिला कौन सा तोड़ा गया, फलोदी तोड़ा गया। 15वां जिला कौन सा हो गया, फलोदी, और 16वां जिला की बात करते हैं, सीकर से एक जिला तोड़ा गया था, कौन सा, नीम का थाना, तो वो कहीं जाएगा, नीम का थाना, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं 17वां जिले की बात करते हैं तो नागौर से तोड़ा गया था, कुचामन सिटी और डीडवाना कुचामन सिटी, कितने हो गए, 17 हो गए। फिर बात करते हैं 18, अरे बाड़मेर से भी तोड़ा गया था ना, बाड़मेर लिख दिया कि मैंने कहीं पे लिखा है बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर नहीं लिखा है, बाड़मेर से कौन सा जिला तोड़ा गया था, बालोतरा। और 19वां जिला कौन सा हो गया, एक इससे जोड़ा गया जालोर से साचोर, और एक जिला तोड़ा गया अजमेर से, केकड़ी जिला, वो भी किस में आ गया, थार के मरुस्थल में, तो 20वां जिला केकड़ी। ये लो आपके सामने 20 जिले। कहते हो याद नहीं होता, क्या याद नहीं होता, याद करने बैठ जाओगे तो याद जरूर होगा। मेरा तो एक ही मानना है, आप नक्शा लो, उसमें जिले पहले भरो कि पहले थार के मरुस्थल में कौन से जिले थे, वर्तमान में कौन से जिले हैं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो रिवीजन करते हैं हम इसका फिर से। 61.11% भाग में फैला हुआ है, जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 40% है, और 2/3 भाग राजस्थान का है, किसने घेर रखा है, तो थार के मरुस्थल ने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 जिले शामिल है, वर्तमान में पहले 12 जिले कौन से थे, गंगानगर से टूटकर अनूपगढ़ जिला बना, वो भी थार के मरुस्थल में, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और बात करते हैं बीकानेर, जोधपुर से 2 जिले तोड़े थे, फलोदी और कौन सा,
जोधपुर ग्रामीण, फिर नागौर से कुचामन सिटी डीडवाना किसका हिस्सा होगा, थार के मरुस्थल का। फिर पाली के बाद में बाड़मेर से कौन सा, थोड़ा बालोतरा, इसका हिस्सा होगा। जैसलमेर, बाद में जालौर से साचौर जिला भी क्या, इसका हिस्सा होगा थार के मरुस्थल का। अनूपगढ़ और जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन सिटी और बालोतरा, साचौर और केकड़ी, ये क्या है, कितने जिले हैं, ये 20 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब हम कल बात करेंगे कि थार के मरुस्थल का किस से किस अक्षांश के मध्य स्थित है, थार के मरुस्थल में क्या क्या चीजें पाई जाती है। कल हम थार के मरुस्थल को भी क्या करेंगे, दो भागों में टुकड़ा करके पढ़ेंगे, एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क। शुष्क मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और क्या क्या उसमें प्रमुख चीजें, जैसे चांदन नलकूप है, बटाऊ का कुआं है, इस प्रकार के बारे में बात करेंगे। कैसे हिमाद होते हैं, बरखान क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होते हैं, अनुदेरी क्या होते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।